ओके सो ऑडिबल हूँ। तो हम लोग आज यहाँ पे पी वाई क्यू असाइनमेंट है ना, ये टॉपिक है पी वाई क्यू असाइनमेंट यूनिट वाइज है ना, जैम गेट। इस फोल्डर में जाओ, जो भी क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व करो। इसमें कुछ ये भी मैंने है ना, ये इसके अंदर भी एक फोल्डर है मैथ्स एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो मैथ्स पोर्शन का है, जैसे इसको खोलोगे तो मैंने इसी में ये सारे इंटीग्रल के असाइनमेंट्स हैं जो जैम के हैं, और इसी में मैंने इसको भी ऐड कर दिए। जो डिफरेंशियल कैलकुलस या सीक्वेंस सीरीज वाले इसमें मिलेंगे तुम्हें। और एक और फोल्डर होगा लीनियर अलजेब्रा का। सो ये तीनों मिला के, ये जो तीनों फोल्डर है ना, 1 2 3, ये 3 फोल्डर इस फोल्डर के अंदर है। इसमें मैथ्स पोर्शन का पूरा असाइनमेंट है, ठीक है ना। बाकी स्टैटिस्टिक्स वाला इधर है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मल्टीवेरिएट का डिस्कशन। ढूंढेंगे भाई स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट। तो चलो पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या है। हाँ हाँ, मल्टीवेरिएट स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट कहाँ है? ये तो स्टैंडर्ड है, ये सेम ही है क्या दो बार? तो इसमें है, ये है स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट तो पता नहीं इसमें आता क्यों नहीं है। लेकिन थर्ड वाला जो है, अच्छा हाँ चलो। तो जिन लोगों ने अगर ट्राई किया तो सीधा सीधा बताओ कौन से क्वेश्चन बताने हैं, नहीं तो फिर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बताओ कैसे करना है। 68 सीधा 68। अच्छा तो इसमें टोटल 84 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन टोटल है इस असाइनमेंट का। 85 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 5-6 घंटे। तो लगातार बैठो, एक बार निपटा लो इसको। ये है तो अच्छा 68 ये वाला है ना, देखो। तो ये देखिए सबको विजिबल होगा ये। तो 68 क्वेश्चन है कि एक्स वाई बी रैंडम वेक्टर विथ जॉइंट एमजीएफ। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? यू हैव गिवन जॉइंट एमजीएफ। सो जॉइंट एमजीएफ है, तो पूछ रहा है z बराबर x प्लस वाई है। तो बताओ z का वेरिएंस क्या होगा? तो किसी ने ट्राई किया है? तो देखो सबसे पहले क्या करो, तुम t2 को 0 पुट करो जरा, क्या मिलेगा? t2 को 0 पुट कर दो तो 1/1 माइनस t, जहां जहां t है ना, t2 है उसको 0 पुट करो तो 0 0। तो ये तो 1 माइनस जस्ट ये आ रहा है मेरे पास। ओ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मतलब थोड़ा हो गया। t1, 0, t2 को 0 पुट कर रहे हैं। वी आर पुटिंग t1 t2 है ना, तो सेकेंड कंपोनेंट को 0 रख रहे हैं। तो आप सबको पता ही है कि जब सेकेंड कंपोनेंट को 0 रखते हैं मल्टी, देखो ये सब अभी हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस में उसको यूज करने हैं। तो अब देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ कि हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड मार्जिनल एमजीएफ फ्रॉम द जॉइंट एमजीएफ। तो उसमें था कि अगर आपने t2 को 0 पुट कर दिया तो x का एमजीएफ आ जाएगा। तो दिस इज एमजीएफ ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t1। अब मुझे देख के बताओ ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है?
एक्सपोनेंशियल 1 है ना, 1/1 माइनस लैम्डा टी। तो x आपका हो गया एक्सपोनेंशियल 1। चलो m 0, t2, आप t1 के प्लेस पे अब 0 रख दो। सो t1 के प्लेस पे जब 0 रखोगे तो क्या होगा, देखिए। हाँ, तो यहां से आएगा 1/1 माइनस दिस स्क्वायर। अब बताओ, ये आपको पता है, फिर से मैंने t1 0 पुट करा है, सो दिस मींस दिस इज mgf ऑफ सेकंड रैंडम वेरिएबल। तो ये y का mgf है t2 के टर्म में। सो बताओ y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो सो गामा 1,2। पहले तो मुझे ये वेरीफाई करना पड़ेगा कौन से पीडीएफ के हिसाब से बात कर रहे हैं। सो उस हिसाब से ये कौन सा गामा है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 1 ठीक है। और ये जो गामा आप लिख रहे हो, मुझे बताओ कौन सा वाला पीडीएफ से बात कर रहे हो आप, पीडीएफ कौन सा वाला है ये, मतलब बीटा की पावर अल्फा कहाँ, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ओके। तो बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर बीटा x मोर देन 0। तो इसका जो मीन आता है, इसका मीन क्या आता है, अल्फा अपॉन बीटा, है ना। तो यहां से अगर तुम वेरीफाई करोगे, सो बीटा तुमने क्या लिया, 2 अल्फा। अरे यहाँ गलत नहीं हो गया, 1 2 होगा, 2 1 होगा, ठीक है ना। सो मैं अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ ये वाला। देखो ये आप एग्जाम में भी क्लियर रखना, ये जैम या गेट के एग्जाम वाला भी क्लियर रखता है। आप देखोगे तो ये फर्स्ट पेज पे आपको बता रखा होगा, इसका मीनिंग ये है। तो आप इसके हिसाब से काम करना था। इसके हिसाब से क्या था कि यहाँ पे जो mgf होता था वो ये होता था, इसका mgf क्या होता है बताओ भाई, इसका mgf तो बताओ, इस पीडीएफ के लिए mgf क्या आता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, या टी ले लो, ये है ना, डिपेंड करता है। मैं वही कह रहा हूँ, जो तुम एक पीडीएफ याद रखो, उसका एमजीएफ याद रखना। एग्जाम में भी तुम गलती करके आओगे, अगर तुम्हें है ना पीडीएफ कोई और याद है, एमजीएफ किसी और वाले पीडीएफ का याद तो गड़बड़ होगा। तो इस पीडीएफ में क्या है, इसका मीन अल्फा अपॉन बीटा है ना, तो अल्फा अपॉन बीटा यहाँ 1 अपॉन बीटा आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। एक्सपोनेंशियल में जब लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स होता है तो आता है 1/1 मतलब 1/1 माइनस 1 बाई लैम्डा एक्स। जब पीडीएफ तुम्हारा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स है तो उसका एमजीएफ आता है 1 होल अपॉन 1 माइनस टी बाई लैम्डा, या लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी एक्सपोनेंशियल में। एनीवे, तो अब इससे कंपेयर कर लो, तुम इससे कंपेयर करो उसको, तो कंपेयर करोगे तुम इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो बीटा की जगह 1 तुम्हें दिख रहा होगा, उसके साथ कंपेयर कर लो, तो बीटा की जगह 1 दिख रहा होगा, अल्फा की जगह भी 1 दिख रहा है। यहाँ पे इसमें बीटा की जगह 1 दिख रहा है, अल्फा की जगह 2 दिख रहा है, तो गामा 1 1 गामा 2 1। अब मुझे आप लोग बताओ, x इंडिपेंडेंट है क्या, ये क्या इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है क्या, mx t1 इंटू my t2 क्या आपका mxy t1 t2 के इक्वल है, यस और नो। अरे ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या ये आएगा, नहीं है। ये है तुम्हारा x का mgf y का mgf। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये ज्वाइन दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, क्या ज्वाइन के इक्वल आएगा, नहीं आएगा ना, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ऐसा क्यों चेक किया मैंने कि अगर इंडिपेंडेंट होता तो तुम्हें पता है कि x प्लस वाई होता है गामा 3,1 ना, अगर इंडिपेंडेंट होता तो क्या होता है गामा प्रॉपर्टी सम के लिए, गामा अल्फा 1 बीटा ना, एंड देन अल्फा 2 बीटा, बीटा कॉमन होने चाहिए तो फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होता है, यस और नो, बताओ। हाँ, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होता है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये mgf नहीं है, ठीक है ना, मतलब कहना मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं है, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट।
तो कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोवेरिएंस का टर्म आएगा, अगर इंडिपेंडेंट होता तो कोवेरिएंस का टर्म नहीं आता। सो मुझे क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ जेड। तो अब यहाँ x प्लस वाई गामा 3,1 नहीं लिख सकते हम, वो थ्योरम जो था सम वाला वो इंडिपेंडेंट के लिए था, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। सो कई सारे वे हैं, क्या करना चाहोगे? एक तो तरीका ये है कि तुम ये बताओ एम ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू, अच्छा तो ये भी इंडिपेंडेंट के लिए होगा ऐसे तो सीधा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से कोवेरिएंस निकाल लो एक्स वाई के बीच का। तो तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई की ना। सो वेरिएंस ऑफ जेड का मतलब एक्स प्लस वाई, एंड वेरिएंस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक है। तो x का वेरिएंस तो यहां से बता दोगे इजीली, ठीक है ना। ये वाला पीडीएफ है तो इसका मीन जो होता है इस पीडीएफ में, मीन इज अल्फा अपॉन बीटा, वेरिएंस इज अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसका नाम, सपोर्ट, पीडीएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, हर डिस्ट्रीब्यूशन का याद होना चाहिए आपको। तो ये आ गया ई एक्स अल्फा बाई बीटा, वेरिएंस अल्फा बाई बीटा स्क्वायर। तो इसके हिसाब से x का तो चलो ठीक है, ये आ गया 1/1 ही आ गया। y का वेरिएंस अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, ये 2/1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस यू ऑलरेडी नो, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ठीक है भाई। अब तो सब फाइन कर लोगे इजीली। सो ये हो गया 3 प्लस 2 टाइम ई एक्स वाई ज्वाइंट एमजीएफ से ई एक्स वाई कैसे फाइन करते हैं, डबल डेरिवेटिव। हाँ, तो एक बार t1 के रेस्पेक्ट में, एक बार t2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन मतलब डबल पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वंस विद रेस्पेक्ट टू t1 एंड वंस विद रेस्पेक्ट टू t2, देन यू पुट t1 एंड t2 बोथ 0। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो t1 के रेस्पेक्ट में, जो भी आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करो t2 के रेस्पेक्ट में। अब जो फाइनल आया उसमें t1 एंड t2 को इक्वल टू 0 रख दो, तो वो जो आंसर आएगा e xy आएगा, ब्रैकेट में xy। सो इसको ज्वाइंट मोमेंट हो गया ना xy का, ई एक्स वाई आएगा। ई एक्स ई वाई तो पता ही है मुझे पहले से, तो -2 टाइम, अब आपको ई एक्स वाई बताना है क्या आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। ई एक्स ई वाई मुझे पता है, तो यहाँ से 1/1 2/1, तो फाइनली 2 हो गया। ये बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो सब लोग। ऐसे सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, ऐसे 1/1 तो मुझे क्या चाहिए और कैसे कैसे पहुंचेंगे वहां तक। तो ज्वाइंट से मार्जिन आया, मार्जिन से डिस्ट्रीब्यूशन आया, डिस्ट्रीब्यूशन से मीन वेरिएंस आया। अब चूंकि इंडिपेंडेंट नहीं था तो कोवेरिएंस की जरूरत पड़ी, कोवेरिएंस की जरूरत पड़ी, तो यहाँ से कोवेरिएंस आप फाइंड करने के लिए ई एक्स वाई चाहिए। ई एक्स वाई निकालने के लिए अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। एमजीएफ का मतलब है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सो इट विल जनरेट मोमेंट, इफ इट इज ज्वाइंट देन इट विल जनरेट ज्वाइंट मोमेंट्स। बताइए, इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी जल्दी, एक बार t1 एक बार t2 के रेस्पेक्ट में, एंड देन बताओ। और t1 t2 0 रखो। तो एक काम करना, पहले तुम चाहो तो एक वेरिएबल कौन सा है, सिंगल है, t1 एक बार ही है, तो t1 पहले तुम डिफरेंशिएट करके t1 को 0 रख दो, क्योंकि t1 का काम खत्म हो गया ना। तो तुम t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और t1 को 0 रख दो, तो सिर्फ t2 बचेगा। फिर t2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बाद में t2 को 0 पुट कर दो, तो वो ई एक्स वाई आ जाएगा। तो तुम्हारा ये है तो क्या बोला, एक बार t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू t1, तो ये 1/1 माइनस t2 एज इट इज रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, इनटू में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ t1 के रेस्पेक्ट में, t1 का कोएफिशिएंट ऑलरेडी -1 है, तो एक -1 इसको प्लस बना देगा। अब मैंने ये कहा कि तुम अभी काम करो इसमें, तुमने भी क्या फाइंड किया, डेल m डेल t1
T1 कॉमा T2, तो T1 को डिफरेंस तो कर दिया, T1 को 0 रख दो इसमें। सो T1 को जब 0 रख दोगे तो आ गया 1/1 माइनस T2 की पावर 3। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो, डेल T1 कर रखा है, अब डेल T2 करो इसको। सो इसको T2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 1/x³ का डेरिवेटिव माइनस 3/x की पावर 4, सो माइनस 3/1 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4। अब क्या करोगे, मैंने कहा T1 T2 दोनों 0 पुट कर दो, T1 पहले ही 0 पुट कर चुके हैं, अब T2 को 0 रख दो। So you put T2 is equal to 0, so it will give you what, -3। तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने फाइंड किया del 2m अपॉन del T1 del T2 at 0 0, ठीक। सो बाहर लिख देता हूँ। सर वो T2 का कोएफिशिएंट नेगेटिव कितना है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ, फिर प्लस कर देगा, नहीं ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया। 1/x³ का डेरिवेटिव माइनस 3/x², लेकिन मुझे तो T2 और इसमें डिफरेंशिएट करना है, जिसका कोएफिशिएंट -1 है, तो इसका डेरिवेटिव अलग से होगा तो प्लस कर देगा, +3 हो जाएगा, सही बता रहे तुम। तो ये इसमें मैंने कहा T1 और T2 दोनों 0 कर दो, तो ये हमारा आंसर EXY आएगा, और ये 3 आया। हाँ, यहाँ ध्यान रखना माइनस था, जैसे यहाँ पे किया ना मैंने, माइनस कोएफिशिएंट तो प्लस कर दिया, वैसे यहाँ भी होगा, ये माइनस कोएफिशिएंट है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आ गया आपका। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 3 हो गया आपका। सो 3 - 2 1, 1 2 2, 2 + 3 5, कुछ ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है, चेक करिए। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको आइडियाज देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आइडिया आएगा, हाँ कैसे करना है, थोड़ा टाइम दोगे तो समझ आएगा। ठीक है। सो जिन लोगों ने ट्राई अगर पहले से कर रखा, देखो मैं थोड़ा सा बता दूं पहले ही, जैसे एस्टिमेशन का भी मैंने भेज दिया, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का ही भेजा लास्ट क्लास में PYQ, तो अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है तो आप ट्राई कर सकते हो, जब डिस्कशन होगा तो आप डाउट पूछो, ये है। सो है ना, बहुत सारे असाइनमेंट एडवांस में भेजे हैं मैंने, ड्राइव में है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेक्स्ट बताओ। 70, तो ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सो ये कह रहा है एक्चुअली, ये भाई तुम जो लास्ट क्लास में पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, वैसा ही है जो नेट वाला था, x, y और WZ वाला। तो x1 x2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0, x1 जो है नॉर्मल 0 1 है, और x2 जो है नॉर्मल 0 1 है, और ये इंडिपेंडेंट है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। अब सिग्नम यू, ये सिग्नम फंक्शन होता है, साइन फंक्शन, कि है ना, अगर x के टर्म में तो लिख सकते हो तुम, तो x अगर x नेगेटिव है, मतलब -1 अगर x नेगेटिव है, 0 अगर x 0 है, और 1 अगर x पॉजिटिव, ये क्लास 11 12 में भी था, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, साइन फंक्शन। सो है ना, मतलब ये SIGN ऑफ x, ये साइन फंक्शन है, शॉर्ट में ये लिखा है। अब क्या बोल रहा है आपसे कि y1 जो है ना, वो x1 टाइम साइन x2 है, तो इसका क्या मतलब है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से खोलो। तो x1 टाइम -1 अगर x2 नेगेटिव है, तो मतलब -x1, सो -x1 अगर x2 नेगेटिव है, 0 अगर x2 0 है, और x1 अगर x2 पॉजिटिव है, तो ये y1 रैंडम वेरिएबल है। एंड द y2 यू हैव x2 sin x1 है ना, तो इसका मतलब ऐसे ही y2 को ओपन करूं, सो y2 इज x2, मतलब अगर आप नेगेटिव से स्टार्ट करो तो x1 इज नेगेटिव, देन -x2, x1 इज 0, देन 0, x1 इज पॉजिटिव, देन x2। और होता क्या है एक्चुअली, तुम ऐसे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। देखो, x1 खुद नॉर्मल 0 1 है, तो -x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 1, और x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
दिस इज नॉर्मल 0 1, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल 0 1, तो दोनों नॉर्मल 0 1 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? x2 लेस देन 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ है, हाफ है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। तो अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करो CDF ऑफ y1 पे तो क्या होगा? अगर मैं लिखूं CDF ऑफ y1 पे तो ये E1 E2 E3 है। टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ क्योंकि पार्टीशंस हो गया ना, y के केस में पार्टीशंस हैं। सो अगर आप मान लो मैं T150 पॉइंट में बात कर लेता हूँ, CDF ऑफ y1 रैंडम वेरिएबल एट पॉइंट P, तो क्या होगा अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करूँ E1 E2 E3 और ये इवेंट A है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा ना कि प्रोबेबिलिटी y1 लेस देन इक्वल टू T, यही मतलब है ना। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, सो दिस इज लाइक प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन 0 इनटू प्रोबेबिलिटी, अब जब x2 लेस देन 0 उस केस में y1 की वैल्यू क्या है? तो माइनस x1 लेस देन t, मतलब y1 की जगह माइनस x1 रखा। क्यों? आपको याद है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू a गिवन E1, तो E1 के अंडर कंडीशन ऑफ E1 व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो a उस केस में जो आपका y1 है उस केस में बन जाएगा माइनस x1, प्लस ये लिखने का जरूरत है नहीं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है 0, ये E1 है, ये E2 था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, तो लिखने का जरूरत है नहीं। तो प्लस सीधा लास्ट वाला लिखो, प्रोबेबिलिटी x2 मोर देन 0 एंड इनटू प्रोबेबिलिटी y1, तो y1 की वैल्यू इस केस में हो जाएगी, तो ये जो y1 है इसकी वैल्यू इस केस में क्या है? x1 है। सो x1 लेस देन इक्वल टू t। तो कहने का मतलब ये हुआ दिस इज हाफ, ये भी नॉर्मल 0 1 है, माइनस x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। इसको आप मान लो अभी z है ये, तो z लेस देन इक्वल टू t, जिसको आप क्या बोलते हो? फाई ऑफ t, या बोल सकते हो आप CDF ऑफ नॉर्मल 0 1 प्लस हाफ इनटू फाई ऑफ t, क्योंकि ये भी नॉर्मल 0 1 है x1, तो माइनस x1, अगर x इज नॉर्मल 0 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो माइनस x इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो यहाँ पे आपके पास दिस x1 इज स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब यहाँ ऐड कर लो तो ये फाई t आ गया, मतलब CDF ऑफ y1 इज इक्वल टू CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दिस y1 इज नॉर्मल 0 1। इसका मतलब हो गया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। If two random variable have same CDF means they are identically distributed. So y1 and standard normal are identically distributed. तो मैंने क्या किया? CDF फाइंड किया y1 का एक्चुअली। ऐसे भी तुम देख सकते हो, यहाँ से करने की जरूरत नहीं थी, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है तो यू कैन डायरेक्टली सी हाफ इनटू दिस है ना। ये नॉर्मल 0 1 है, तो एट द एंड नॉर्मल 0 1 होगा, तो y1 याद भी रख सकते हो आप, नॉर्मल 0 1 है। विद द सेम रीजन, बिल्कुल ऐसे ही स्टोरी आप y2 के लिए चलाओ, सेम स्टोरी, तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि y2 इज ऑल्सो नॉर्मल 0 1। ओके, अब अब अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने y1 y2 का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। सो हमने y1 एंड y2 का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2। तो क्या फॉर्मूला है जी? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 एंड y2, जिसका नाम अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, इक्वल टू अल्फा, यहां लिखो। बताओ जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला y1 y2 के बीच का। कोवेरिएंस डिवाइड रूट ओवर x इनटू रूट ओवर 1। तो कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2 अपॉन y1 का वेरिएंस कितना होगा यहाँ से? y2 का वेरिएंस कितना है? 1 1, तो लिखने का मतलब है नहीं 1 इंटू 1 हो जाएगा। चलो, अब कोवेरिएंस को आप सब जानते हो, कोवेरिएंस का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया मैंने, कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 एक्सपेक्टेशन ऑफ y2। तो ये तो आपको पता है पहले से, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? व्हाट इज दिस? 0। तो अब बचा सिर्फ e ऑफ y1 y2। y1 क्या है आपका? तो अब ध्यान दो जरा, y1 y2, ध्यान दो, यहां देखो, अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूं तो क्या बना रहा है? ध्यान दो,
ये बना रहा है x1 इंटू x2 साइन ऑफ x1 इंटू साइन ऑफ x2। फाइन, मतलब मैं क्या किया, सीधा सीधा दोनों को मल्टीपुट कर दिया डायरेक्टली जो वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान दो जरा, यहां से क्या होगा, यहाँ पे एक एक कंडीशन लगाना पड़ेगा x1 x2 पे। हाँ चार सिचुएशन है यही ना, हाँ, या तो चार situation। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो स्टिल और हर केस में प्रोबेबिलिटी इक्वल ही है। तो एट द एंड पता है क्या होगा, एट द एंड एक्चुअली ये आ जाएगा, दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको, देखो ये भी ठीक है, कंडीशन लगा लो चाहो तो कोई बात नहीं, पार्टीशन कर लेते हैं। सो x1 पॉजिटिव y1 पॉजिटिव इनटू, तो जब x1 x2 पॉजिटिव है तो उसकी देखो x1 पॉजिटिव एंड x2 पॉजिटिव, तो चूंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हाफ इंटू हाफ मतलब 1/4, मतलब 1/4 आ गया ना, 4 क्वाड्रेंट में रहने का। सो जीरो हो गया आपके आंसर। आंसर जीरो नहीं होगा, आंसर e ऑफ x1, ये कहने का मेरा मतलब ये एट द एंड आई थिंक ये बचेगा, e ऑफ x1 इंटू x2 बचेगा, देखना आप, क्योंकि हाँ नहीं तो मैं दूसरा लॉजिक बताता हूँ। दूसरा लॉजिक ये है कि जैसे अभी सिग्नम फंक्शन इसने डिफाइन किया हुआ है ना, SGN ऑफ x क्या डिफाइन कर रखा है, 1 अगर x पॉजिटिव है, 0 अगर x 0 है, -1 अगर x नेगेटिव है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है, दिस इज मॉड x अपॉन x या x अपॉन मॉड x, आपकी मर्जी है, जब x नॉन जीरो हो और 0 हो एंड x इज 0। और ये हमारे लिए काम का इतना है नहीं, क्योंकि x1 इज 0 एंड x2 इज 0 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। तो मेनली यू कैन यूज डायरेक्टली दिस क्वांटिटी, क्योंकि x बराबर 0 पे कोई मास है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सो मीन्स मैं अगर ऐसे बताऊं आपको कि आप पार्टीशन नहीं करना चाहो, तो अगर पार्टीशन नहीं करना चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो e ऑफ, अच्छा तो मुझे लगता है मॉड में आएगा ना, ओके ओके, तो वो जो मैं लिख रहा था शायद वो थोड़ा नहीं आएगा। देखो तो ये है x1 इंटू x2, साइन x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मॉड अपॉन x ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड x1 अपॉन में जस्ट x1, इसको लिख सकता हूँ मॉड x2 अपॉन में जस्ट x2। तो फाइनली बचा क्या, हाँ ये बचा एक्चुअली, अरे इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, तो भी अलग आगे करेंगे, देखो ध्यान से, कैंसिल हो गया ना। तो e ऑफ मॉड में x1 एक साथ लिखूं या बाद में अलग करूं, देखो मॉड x2, अब चूंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो मॉड x1 मॉड x2 आर आल्सो इंडिपेंडेंट, सो यू कैन जस्ट सेपरेट इट। तो e ऑफ x1 मॉड इनटू e ऑफ x2 मॉड। अब बताओ ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, e ऑफ मॉड x का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल 0 1 में कल भी यूज किया था हमने डाउट क्लास में, हाँ √2 अपॉन पाई ये भी है और √2 अपॉन पाई ये भी है, ठीक है ना। ये थ्योरम है कि x इज नॉर्मल 0 1 देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x इज √2 अपॉन पाई, रिजल्ट है, प्रूव कर सकते हो आप। तो ये फाइनली आ गया 2 अपॉन पाई, ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा की, ठीक। तो यहां से तुम्हें क्या पूछा एग्जाम में, एक फॉर्मूला था, क्या, एक फॉर्मूला था ना √2 अपॉन पाई को सिग्मा, वही फॉर्मूला है। यस यस यस, सो वो जो फॉर्मूला था कि x अगर नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस म्यू जो है ये √2 अपॉन पाई टाइम सिग्मा, या इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का मॉड, दिस इज √2 अपॉन पाई। तो यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्मल 0 1 में क्या होता है, म्यू 0 है सिग्मा 1 है, तो इसलिए मॉड x हो जाता है। तो x अगर नॉर्मल 0 1 हो गया तो 0 1 हो गया मतलब म्यू के प्लेस पे 0, सिग्मा के प्लेस पे 1, तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ से, तो यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा आपका, e ऑफ मॉड x इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई। सो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये यूज किया मैंने अभी, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, अल्फा आ गया ना, आपसे क्या पूछा, पाई अल्फा की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो पाई अल्फा इज इक्वल टू 2। एक तो ये तरीका है, अब चेक करो
पे डाउट है तो बताओ। वहां पार्टीशन भी कर सकते थे, क्या होता, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो उस केस में क्या होता, डिफरेंस क्या आता, तो 0 तो नहीं आता वहां पे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो साइन x1 साइन x2 क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा। दोनों नेगेटिव है तो -1 -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसा कुछ। तो 1/4 भी चल रहा होगा बाहर ना। लेकिन वहां पे फुल सपोर्ट पे बात नहीं होगा ना, फिर आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको कि x1 इज पॉजिटिव x2 इज पॉजिटिव, तो उस रेंज में ही मीन निकालने पड़ेंगे। हाँ दिस इज फाइन, कोई बात नहीं, ये सही है। देखो अगर किसी को डाउट है तो पूछो, तो अभी मैंने ये यूज किया है, ये वाला चीज सर ये सिग्मा एक्स का होता है सर एक बार। ये एक फंक्शन है एक्चुअली। आप अगर गूगल भी करोगे ना सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं ना, मॉड्यूलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसी कैटेगरी में एक सिग्नम फंक्शन है। आप सर्च करो गूगल पे या बुक में देखना आप, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम मतलब साइन है, SIGN, साइन मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लो इसकी वैल्यू 1 आएगी उस फंक्शन की, x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0 पे फंक्शन 0 होगी, ये है। तो सर हमने जो इसको आपने लिया ना मॉड ऑफ x अपॉन x, तो देखिए ना x नॉन जीरो है ना, तो x 0 नहीं है तो क्या हो सकता है, अगर x 0 नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। x अगर 0 नहीं है या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है, सो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x इज इक्वल टू x, मॉड x का डेफिनेशन आप जानते हैं ऑलरेडी कि मॉड x का डेफिनेशन है x व्हेन x इज पॉजिटिव, 0 व्हेन x इज 0, -x व्हेन x इज नेगेटिव, इसी दोनों को हम कंबाइन लिख देते हैं कई बार। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ दिस। सो जब x पॉजिटिव है तो मॉड x x के इक्वल, x अपॉन x क्या हो जाता है 1। जब x आपका नेगेटिव होगा यहाँ पे, जब x नेगेटिव है सो मॉड x इज इक्वल टू -x, सो -x अपॉन x क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया एक साथ। एक्चुअल डेफिनेशन में आप अगर गूगल करके देखो या बुक में डेफिनेशन देखो तो एक्चुअल डेफिनेशन ये लिखते हैं लोग, फिर बाद में ये इसके इक्विवेलेंट ही है, दोनों सेम ही चीज है एक्चुअली, कोई अलग नहीं है, दोनों है सेम ही चीज, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस यस। हाँ मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया, एक बार x अपॉन x एक बार -x अपॉन x, इसीलिए। नेक्स्ट बताइए। 74। देखिए तो ये कह रहा है कि जो आपका x है कि x1 x2 x3 भी 3 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म 0 1, तो मतलब ये है कि x1 x2 x3 आर IID यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है। तो आपको आइडिया है -2 log x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एक आई स्क्वायर, किसी से भी कर दो तो है ना, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लगाओ इसको ओपन कर लो। सो पहले आप इसको देखो जरा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो अगर इसको मैं ओपन करूं तो क्या होगा, ये जो टर्म है एक्चुअली इसका कुछ नाम दे दो, मान लो मैं इसको तत्काल e ऑफ टी स्क्वायर बोल देता हूं, ठीक। ये जो टर्म है ना इसको t नाम दिया मैंने, टर्म क्या है log x, मतलब log x1, इसको डिनोमिनेटर ओपन कर देता हूं, सो log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, ऊपर नीचे से
टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो अब ये ई ऑफ टी स्क्वायर हो गया, इसको टी नाम दिया, तो ये टी इसका नाम दिया ई ऑफ टी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ टी प्लस ई ऑफ टी का होल स्क्वायर, वेरिएंस का डेफिनेशन से। सो अब मुझे टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, खाली काम हो जाएगा। तो देखिए -2 से जैसे सजेस्ट किया इसने, मैं ये थ्योरम यूज करना चाह रहा हूँ, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो सब में -2 चला जाएगा, तो न्यूमरेटर है काई स्क्वायर 2, डिनोमिनेटर हो जाएगा काई, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है ना, अगर इंडिपेंडेंट होता न्यूमरेटर, अच्छा थोड़ा आ गया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है नहीं, सो इंडिपेंडेंट है तब वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एक मिनट, इंडिपेंडेंट है तो क्या बनता, तो जाके वो एफ बन जाता ना, नहीं है तो बीटा होगा, जो तुम कह रहे हो एक्चुअली नहीं होता तो हाँ नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी x1 है और यहाँ भी x1 है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा दोनों, तो मतलब ये पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, तो बीटा में कन्वर्ट होगा, यस। सो ये अभी काई स्क्वायर 2 है और डिनोमिनेटर काई स्क्वायर 6 होगा। इसमें किसी को डाउट है? इस तरह काई स्क्वायर हमने देखा था ना, देखा था कि नहीं? हाँ, ये काई स्क्वायर में क्या होता है, काई स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा, तो -2 log x काई स्क्वायर 2 है, जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 के, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 या एक्सपोनेंशियल 1/2 कह सकते हो आप, तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 है, तो काई स्क्वायर 2 इसको गामा में कन्वर्ट कर लो, तो बताओ भाई गामा में काई स्क्वायर 6 को मैं गामा में क्या लिख सकता हूँ, काई स्क्वायर 2 को, और गामा में क्या लिख सकता हूँ, काई स्क्वायर 6 को। काई स्क्वायर n को गामा में क्या लिखते हैं, n/2, 2 या 1/2, अब जो भी तुम्हारा लॉजिक है ना, मतलब वो पीडीएफ पे डिपेंड करता है कौन सा वाला पीडीएफ ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया 1, 2 और ये क्या हो गया 3, 2, हाँ है ना, देख लो काई स्क्वायर n इज गामा n/2, 2 हो सकता है कुछ जगह 1/2, ऐसा यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, 1/2 और 2 आंसर सेम ही, क्योंकि वो फर्स्ट पैरामीटर इंपॉर्टेंट है ना। बोलो भाई ये ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, तो ये काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 6 हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ काई स्क्वायर इज काई स्क्वायर, एंड यहाँ पे x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है, यहाँ सम हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट होता तो यहाँ पे मैं इसको f में कन्वर्ट करता, f डिस्ट्रीब्यूशन में, सो f हालांकि पढ़ाया नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये काई स्क्वायर 2 जो है और ये काई स्क्वायर 6 है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो मुझे इसको बीटा में कन्वर्ट करना होगा, तो बीटा आप याद रखो, गामा वाला थ्योरम देखो, तो उसमें ये था कि गामा α1, बीटा गामा α2, बीटा रेशियो में है, इफ दे आर है ना इंडिपेंडेंट हो ना हो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी। अच्छा मुझे एक मिनट, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रहा है, इसको मुझे 2 टर्म में लिखना पड़ेगा ना, तब भी सर वो बीटा फर्स्ट टाइम 1,3 अच्छा जैसे अगर इसको मैं लिखूं पहला टर्म को काई स्क्वायर 2, ये काई स्क्वायर 2 मतलब सम वाला ना, ये कैसे भी कर लो, बताओ तो क्या फाइनल आंसर क्या आएगा, अभी से फाइनल आंसर क्या आएगा, बीटा 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 1,3 ये 2, बीटा कौन सा काइंड, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड होगा और एक सेपरेट हो जाएगा, फर्स्ट काइंड करेंगे तो बीटा 1,2 आएगा, सेकंड काइंड में आई थिंक बीटा 1,3 होगा, तो ये सेकंड काइंड होगा, ये तो x1 से 3 नहीं है ना, नीचे क्या नहीं है, ऊपर भी x1 है, ln x1, नीचे भी ln x1 है, हाँ गामा तो x1 एक रहेगा ही ऊपर का और नीचे का। अरे देखो एक तरीका ये, एक तो ये थ्योरम है कि मैं इसको लिखूं गामा, पहले वाला गामा ये जो है ना, इसको लिखूं मैं 1,2 प्लस गामा 2,2, यही ना तुम जो कहना चाह रहे हो, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, तो इसका थ्योरम क्या है फिर, ये बीटा आई थिंक फर्स्ट काइंड में जाता है, फिर ये बीटा फर्स्ट काइंड हो जाएगा 1,2, तो ये वाला बीटा फर्स्ट, मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, बीटा फर्स्ट काइंड 1,2, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये था, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, वो रिजल्ट है कि x इज गामा, अगर थ्योरम्स कैसे यूज हो रहा है आप ये देख सकते हो, मैं थ्योरम ही यूज किया हूँ अभी, तो आपको थ्योरम्स याद है तो आप यूज कर पाओगे। सो ये होगा गामा α1, बीटा एंड y इज गामा α2, बीटा
एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, देन x अपॉन x प्लस वाई दिस हैज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। ठीक, तो ये थ्योरम है। तो यहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, आपका जो x है वहां पे काई स्क्वायर 2 है। अब देखिए ध्यान से, सो ये काई स्क्वायर 2 है, यहाँ भी काई स्क्वायर 2 है, तो ये एक गामा है, और जो ये दोनों मिलके काई स्क्वायर 4 है, काई स्क्वायर 4 मतलब गामा 2 कॉमा 2, काई स्क्वायर n इज गामा n बाई 2 कॉमा 2। सो उस ये भी थ्योरम था, ये भी रिजल्ट है, वो रिजल्ट यूज हो रहा फ्रीक्वेंटली। सो तो इसका रेशियो हो गया बीटा 1 2। अब आपको t का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि t जो है, ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया मुझे, क्या है जी, बीटा 1 2। तो बताओ इस t का मीन कितना है और t का वेरिएंस कितना है। तो मीन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, क्या था, नहीं क्या था, बीटा अपॉन, कोई मीन बताओ इसका, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ याद आ रहा मुझे, है ना। ये हाँ, तो देख लो, तुम्हें जैसे मुझे तो ये आसान लगा, तो इससे क्या याद रहा, तुम डायरेक्टली अब डिफ मिल गया तो पीडीएफ लिख के तुम e ऑफ टी स्क्वायर इंटीग्रेट कर लो। मुझे तो ये आसान लग रहा है कि अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से 1/3, और ये होता था अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सो 9, भाई चेक करना, अल्फा प्लस बीटा -1, सो 3 - 1 2। अब तुम कैलकुलेशन देख लो भाई, +1 होता है, अच्छा, तो यहाँ मुझे 4 करना पड़ेगा। तो एक बार वेरीफाई कर लो फॉर्मूला, एक बार बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस देख लो, तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस बीटा +1। ओके, तो ये हो गया आपका 2 और 9 अल्फा प्लस बीटा +1 ना, तो यहाँ से वो 2 + 3 4 हो गया। सो कितना आ गया फाइनली, 1/18 हो गया। सो ये हो गया 1/18 प्लस मीन स्क्वायर 1/9, तो 2/18, तो ये 2/18, ये 1/18, फाइनली 3/18, मतलब 1/6। ए ऑप्शन चेक करो भाई, आंसर क्या है, और मेथड चेक करो, कहीं डाउट है तो बताओ जी। ये अभी आपने बोला 6/2 और 6/6 आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये कैसे आपने बताया। हाँ, इस पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 6 है ना, तो यहाँ log x1 भी, यहाँ भी log x1 है, तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब x एंड x प्लस वाई प्लस जेड क्या इंडिपेंडेंट होगा, दोनों में x इन्वॉल्व है, तो इन जनरल नो होगा आंसर। तो इसीलिए ये तुम्हारा किस फॉर्म का है, देखो ध्यान से, यहाँ भी मैं वही कह रहा हूँ, x and x plus y आर नॉट इंडिपेंडेंट, x and y आर इंडिपेंडेंट, x and x plus y आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, बाय द वे, अगर x और x plus y इंडिपेंडेंट हो गया तो ये f बन जाएगा, f डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ नहीं है इसलिए हम बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ बताओ सर, वहाँ पे जो t का डिनोमिनेटर है उसमें गामा वाला प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाएंगे, जो गामा का वो होता है प्लस होता है, वो गामा है t इक्वल टू जो एक, हाँ गामा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सर नीचे डिनोमिनेटर का गामा 1 से गामा गामा सर वहाँ पे गामा 3,2 हो गया। गामा से हाँ, डिनोमिनेटर का सम गामा 3,2 हो गया ना, हाँ सर, फिर तो यहाँ पे बीटा सेकंड टर्म हो जाएगा 1 3। तो उससे भी आंसर आई थिंक सेम ही आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं आप। तो अगर जैसे एक और थ्योरम था ना, बीटा सेकंड काइंड का होता था भाई, इफ x इज गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड y इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, ये था ना, देन x अपॉन y क्या होता है, ये फॉलो करेगा बीटा सेकंड काइंड अल्फा 2 को अल्फा 1 को अल्फा 2। इंडिपेंडेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट ये देखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट की जरूरत है कि नहीं है। सो
मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो एक बार तुरंत लोग चेक कर लो, इंडिपेंडेंट आई थिंक रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो इसके लिए इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए यूज नहीं कर सकते ना। ये पूरा से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये बीटा सेकेंड काइंड या बाद में ना उसको उस टर्म में लिख सकते हैं अगर हम काई स्क्वायर से, ये गामा के लिए इन जनरल है, तो वो काई स्क्वायर से एफ आता है, गामा से डायरेक्टली एफ नहीं आएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि काई स्क्वायर एम अपॉन एम और काई स्क्वायर एन अपॉन एन, काई स्क्वायर एम काई स्क्वायर एन इंडिपेंडेंट है, देन ये एफ एम एन हो जाता है। तो वो तब होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट हो, काई स्क्वायर से ही आएगा, वो गामा से डायरेक्टली नहीं आएगा इन जनरल। ये गामा का रिजल्ट है एक्चुअली। सो ये आपका है अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। सो ये इंडिपेंडेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट की जरूरत थी, ठीक। देखिए सो ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको पता हो कि एक्स वाई, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो बीटा फर्स्ट काइंड यूज करना पड़ेगा। अब जिन लोगों को आइडिया नहीं, आप पढ़ो जरा, बीटा 1 बीटा 2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको कि इसका पीडीएफ क्या है, मीन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़े से देखना पड़ेगा। पुराने वीडियोस देखोगे समझ आ जाएगा। तो ये है। सो इससे आंसर आपका इस क्वेश्चन का 1/6 है। अभी भी किसी को क्वेरी है तो आप पूछिए। चलो नेक्स्ट। 75। अच्छा ये 75। चलो भाई ट्राई करो जरा। तो यहाँ बोला है कि जो ज्वाइंट एमजीएफ दे दिया आपको किसका, एक्स और वाई एन का। तो ज्वाइंट एमजीएफ है एक्स एंड वाई एन का, और जो टीएन है वो इस तरह से, इसको थोड़ा फिट भी कर सकते हो आप। तो टीएन को अगर रीराइट करेंगे इट इज लाइक एक्स अपॉन रूट अंडर वाई एन होल अपॉन एन। ओके, तो आई थिंक तुम एक्स और वाई एन का मार्जिनल निकाल सकते हो यहाँ से इजिली। आपको दिख भी रहा, आई थिंक प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट है ना। हाँ, तो x जो दिख रहा है वहां से ये mt1 और mt2, मतलब ज्वाइंट mgf इज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल mgf इफ एंड ओनली इफ होता है। सो इफ ज्वाइंट mgf इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल mgf इफ एंड ओनली इफ दीज टू आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट है पहली बात, और है क्या, तो x का ये मार्जिन x का mgf है, तो x का है e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो म्यू 0 हाफ सिग्मा 1, तो ये नॉर्मल 0 1 जैसे आपने बताया। और y अब देख लो, y का है 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, तो बीटा की जगह 2, अल्फा की जगह n/2। तो मैं अभी लिखा था काई स्क्वायर n इज गामा n/2 कॉमा 2 इस वाले हिसाब से, तो इससे ये काई स्क्वायर n है एक्चुअली। तो ये काई स्क्वायर n है, और ये आप अभी mgf हमने आज ही दिख रहा है ना 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, तो ये बीटा की जगह 2 है, तो गामा का स्पेशल केस काई स्क्वायर है, तो काई स्क्वायर n। सो काई स्क्वायर n या गामा में लिख सकते हैं आप। तो यहां से आपको दिख रहा होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अब। हाँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन, तो ये एक्चुअली सैम्पलिंग में आ जाएगा, ये आगे का क्वेश्चन हो गया। फिर ये सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो कि नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n, दिस इज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थ्योरम है। तो अब आप देख लो, तो क्या दिक्कत है, यहाँ कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी tn मोर देन 3। सो इसका क्या मतलब है, आप 1 माइनस करोगे तो क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताओ,
अगर मैं इसको 1 माइनस देखूं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू 3। सर हाँ टेंड्स टू इंफिनिटी में हम लोग डायरेक्ट हम इसको नॉर्मल में नहीं बदल देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो अब अभी मैं डायरेक्टली बिना लिमिट की बात किया हूं, सो विदाउट लिमिट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ठीक, तो अब क्या है यहाँ पे मॉड टी एन है, तो अच्छा ये y की जगह मैं वाई एन है मेरा, वाई एन है, तो ये टी एन जो है, टी एक्चुअली क्या होता है, यस तो आपको पता है कि जब n टेंस टू इंफिनिटी होती है तो टी एन जो है बिहेव करता है नॉर्मल 0 1 जैसा, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लो। तो क्या अगर तुम नॉर्मल 0 1 में ये मतलब टी एन की डिस्ट्रीब्यूशन n टेंस टू इंफिनिटी पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी, सो यहाँ पे क्या होगा, तो उसको आप यूज कर लो 1/√2, ये 2 टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि -3 से 3 लिमिट होगी और ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम हो जाएगा, तो जो 1/√2 पाई होता है वो बाहर 2 की वजह से √2 कट के ऊपर √2 आ गया, तो हो गया, ठीक है। सर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो नॉर्मल 0 1 बिहेव करेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, n दो तरह का है, यहाँ पे n क्या है, देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जैसे जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो क्या कहती है, n क्या चाहिए वहां पे, सैंपल साइज की बात करता है ना, x1 x2 xn आर रैंडम सैंपल फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन n टेंड्स टू इंफिनिटी पे नॉर्मल होती है अगर n सैंपल साइज है। यहाँ पे आपका सैंपल साइज नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी नहीं बनेगा वैसा नॉर्मल 0 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली टी एन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये टी की स्पेशल प्रॉपर्टी है ये कि टी नॉर्मल बन जाता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा यहाँ पे, वो n सैंपल साइज होता है, आपको समझना पड़ेगा कि n कहाँ पे क्या है, यहाँ पे n सैंपल साइज नहीं है, यहाँ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, ये दिस इज नॉट अ रैंडम सैंपल, यहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल है, ये सिर्फ t के लिए होगा, हर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा जरूरी नहीं है। ओके तो ये सब बाद में दोबारा आएगा, ये कॉन्सेप्ट जो अभी कुछ लोग अगर नहीं हवा लगा है तो। नेक्स्ट बताओ। सर 81 सर 81 अच्छा ये कैलकुलेशन है मुझे लग रहा है इसमें ना, तो जस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा काफी। ये कह रहा है कि XYZ भी रैंडम वेक्टर हैविंग जॉइंट PDF, ये दे रखा है आपको, क्या है 1/2xy जब z लेस देन y लेस देन x लेस देन 1, और जॉइंट में 3 वेरिएबल का है वहां पे लिखा है, तो पूछ लिया एग्जाम में, 1/2x² जब 0 लेस देन z लेस देन x लेस दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको फॉल्स चुनना है, तो z लेस देन, तो इसको करो इंटीग्रेट, मुझे लगता है इंटीग्रेशन पे ही कॉन्सेप्ट है ना, अभी तो इंटीग्रेशन ट्राई करके देखा तुम लोगों ने, इंटीग्रेट किया आप लोगों ने, तो यहाँ क्या होगा, पहले तो आपको सैंपल स्पेस देखना है क्या है, ये और ये इसके हिसाब से ब्रेक होगी लिमिट एक्चुअली, तो यहाँ पे z क्या है, हाँ जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो y ग्रेटर देन z लेस देन x, वो सिर्फ पहले वाले में ही सेटिस्फाई कर रहा है, ओके दूसरे वाले z, में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ y की वैल्यू z से x में है और यहाँ y z से x में है, ओके हाँ, और यहाँ y जो है x, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा जो है यहाँ y x से 2x में है, हाँ तो ये ऐसे ही 0 हो गया प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हाँ, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसको इस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना तुम्हें, इस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 रीजन है ना, तुम क्या करते हो याद होगा, 2 रीजन जब बनते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार ऐसा रहता है सिंगल रैंडम वेरिएबल में, मान लो कि दे रखा है तुम्हें कि कुछ भी यहाँ कुछ है जब x मान लो -1 से 0 में है, और यहाँ समथिंग है जब x 0 से 1 में है, इस तरह केस में, और जब तुमसे पूछा जा रहा है कि मान लो -1/2 से 1/2 की प्रोबेबिलिटी बताओ,
क्या करते हो तुम फिर? अगर हमसे जब पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी x बिटवीन -1 एंड 1/2 तो कैसे करते हो आप, है ना? को रीजियन को इंटीग्रेट हाँ, कर तो देते हैं। -1 से 0 में इसको इंटीग्रेट करोगे और 0 से 1/2 में इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि जो जिस रीजन में है। तो वैसे यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये वाला रीजन एक्चुअली यहीं पे है बस, है ना? सो जब x तक है तो इसको इंटीग्रेट करो उस रीजन पे, क्या आएगा? तो इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा तुम्हें। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, सो 1/2x y, सर, हाँ अगर मैं तो सिलेबस में दो दो तक ही पढ़ा, तो जॉइन यहाँ 3 वेरिएबल हो गया ना, जब 2 वेरिएबल है 2 बार होगा ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो आउट ऑफ है ना। हाँ वैसे तो मुझे, क्योंकि सिलेबस में कहीं वैसा लिखा है 3 वेरिएबल का, जैसे से पूछ तो लिया है लोगों ने। जैसे अगर सिलेबस देखोगे तो है ना, तो ये हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे जनरली इसने कहीं लिखा नहीं, दो ही के बारे में बात कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर, जॉइंट मार्जिनल सीडीएफ ऑफ रैंडम वेक्टर डिस्क्रीट, तो कहीं 2 नहीं लिखा, हमने डिस्कस 2 के लिए अलग किया है, लेकिन यहाँ पे 3 भी हो सकता है, कहीं इसने फिक्स नहीं किया 2 ही होगा, तो 3 के लिए इसने पूछ लिया इसने, है ना? सो ये है, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटीग्रेट आपको करके देखना है। तो एक कोई फॉल्स होगा, मुझे लग रहा है सिंगल करेक्ट ही तो है ये, तो एक ही कोई फॉल्स होगा, बाकी 3 ट्रू होगा। अब ये थोड़े से है ना काम बढ़ा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कोई स्टैंडर्ड आएगा तो मार्जिनल निकाल के देख लो, या y जैसे यहाँ पे है, सो अगर मैं लिखूं कैसे लिमिट लूं, मान लो dy ले लिया, तो y की लिमिट क्या होगी, z से x, और फिर d आगे क्या लिखूं मैं? सर एग्जाम में यही सब क्वेश्चन छोड़ने होते हैं ना? हाँ यस, जो आपको लगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मान लो शुरू किया हमने और लग रहा मुझे टाइम लगेगा इसमें, तो एग्जाम में छोड़ दो, बिल्कुल स्टार्टिंग में मत इस पे करो जो टाइम किल करे तुम्हारा। क्योंकि मान लो 5 मिनट दे दिए और कुछ हुआ भी नहीं, तो 5 मिनट खराब हुआ। सोचोगे 5 मिनट और देते हैं या दे ना दे, तो नहीं दे तब भी खराब होगा। तुम 5 मिनट देते हो तो भी सॉल्व नहीं हुआ, 10-20 मिनट ऐसे खराब हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन छोड़ना होता है, यस। इसलिए मतलब कट ऑफ टॉपर्स के मार्क्स 50 के आसपास जाते हैं, इसीलिए ना, क्योंकि अगर सारा कोई करने लगेगा 100% के लिए, फिर तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो आपको जो क्वेश्चन लग रहा है टाइम टेकिंग है, डिफिकल्ट है, उसको स्किप करो, उस समय नहीं करना है। उस समय आप तीसरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, मतलब उस समय क्या पहले छोड़ दो, टाइम नहीं मिला तो छोड़ी दो, क्या दिक्कत है। हमें मेनली क्या करना है, 60, 70, 80 मार्क्स का ठीक से अटेम्प्ट करना है, तो 20-30 नंबर का छोड़ भी सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जिनको 40-50 नंबर लाने हैं, 40-50 में टॉप 20 रैंक में है ना, 45 पे कितना 15 रैंक था इस बार 45 मार्क्स पे, तो इस तरीके से सो मतलब इस तरह क्वेश्चन छोड़ सकते हो अभी, तो कि ट्राई कर सकते हो। एग्जाम में सब छोड़ना होता है, यस। जो क्वेश्चन लगे बहुत टाइम टेकिंग है, स्किप करो उसको उस समय। तो यहाँ पे dy क्या है, z टू x है, मान लो मैं dy लिख दूं, dy लिख दिया, dz dx, तो z की लिमिट तुम y के टर्म में नहीं लिख सकते, तो z की लिमिट तुम लिखोगे 0 टू x, ठीक, और x की लिमिट 0 टू 1। करो इंटीग्रेट इसको, अब ये है, तो अब तुम्हें इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। ये तुम ये भी कर सकते थे, पहले z लिखते, dz लिखोगे तो 0 से y, है ना, तो थोड़ा आसान हो सकता है। मतलब इसी तरीके से आंसर वही आएगा, अगर उस तरीके से भी इंटीग्रेट करो तुम। अगर मैं वैसे लिख रहा हूँ जैसे हमारा क्या है z है ना 2x है, ओके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटीग्रेट करके देखो जी क्या आता है, इंटीग्रेशन करो। दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है ऐसे, कि पहले मैं z की लिमिट लिखूं 0 से y, फिर y की 0 से x, x की 0 से 1। सेकंड वाला ऐड करना होगा,
इसमें ऐड आई थिंक करने की जरूरत क्योंकि ये रीजन उसमें आएगा, यहाँ y लेस देन x बोला है और यहाँ पे y जो है मोर देन x है, तो ये रीजन आएगा ही नहीं ना। और z लेस देन y है, अच्छा वहां भी z मोर लेस देन y है, z यहाँ लेस देन y है, तो वहां तो z लेस देन y है, ओके है, बट y शुड बी लेस देन x। तो इस हिसाब से p वाला जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि y ग्रेटर देन x लेस देन z, कोई रीजन ही नहीं होगा। हाँ, तो ये वाला रीजन ना इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन फाई है इसके साथ, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ फाई आएगा, तो उस पे इंटीग्रेट नहीं होगा, पहले पार्ट पे ही होगा। यहाँ पे क्या x लेस देन y लेस देन z, तो x लेस देन y लेस देन, ऊपर वाले में कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन फाई है, और x लेस देन y लेस देन z, यहाँ z तो सबसे छोटा है, तो हाँ, तो इस तरह से ये मतलब हमें फॉल्स चुनना है। तो आई थिंक ये भी एक बार चेक कर लो, पहला वाला क्या आएगा, हाफ आएगा क्या, एक बार इंटीग्रेट करो इसको, y का करेंगे तो x माइनस जेड, ये ऐसे ही रहेगा 1/y, तो लॉग में चला जाएगा ये, तो इसको दूसरे तरीके से लिखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा वैसे तो पहले तुम z की लिमिट लिखो, वैसे ही ना ये कॉम्प्लिकेट होगा, तो पहले z की लिमिट लिखो, dz 1/2xy है ना, तो dz लिखोगे, z की लिमिट देखो यहाँ पे, इसका मतलब हुआ z लेस देन y लेस देन x और ये मोर देन 0 लेस देन 1, इसका ये मतलब एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस रीजन पे इंटीग्रेट कर दो, क्या ही आएगा देखो, तो z की लिमिट क्या है, हाफ आ रहा है। 0 से y, और फिर मैं y ले लेता हूँ, तो z की लिमिट 0 से y की लिमिट 0 से x और x की लिमिट फिर 0 से 1, ये कर लो, है ना, इसमें भी हाफ आ जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ा आसान रहेगा, z का y कट गया, x आ गया, फिर y का वो x कट गया, तो हाफ ही आ गया डायरेक्टली। तो ये आसान है, आपको समझना पड़ेगा कैसे लिमिट लिखना बेटर है। पहले वाले जो किया था आंसर उससे भी आता हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो रहा था। हमने क्या किया, पहले dz dy dx, क्यों, तो यहाँ z की लिमिट 0 से y, फिर y की लिमिट, y खत्म हो गया तो y की लिमिट, मतलब अब y की लिमिट होगी 0 to x, है ना, पहले z की 0 से y, और y की 0 से x और x की 0 से 1, इस तरीके से। सो ये हो गया, तो हाफ आ गया, तो मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मुझे फॉल्स ऑप्शन चुनना है, स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब x लेस देन y लेस देन z, यहाँ पे x लेस देन y मोर देन z है, यहाँ z तो सब में मिनिमम है, यहाँ बोल रहा है z मैक्सिमम है, तो ऐसा आएगा ही नहीं, तो ये अदरवाइज में चला गया, मतलब ये वाला रीजन जो है ये अदरवाइज में चला गया, तो अदरवाइज में चला गया तो 0 हो गया, ओके है, तो ट्रू ट्रू। थर्ड चेक करो, कह रहा है मिनिमम ऑफ x, y इज 1/4, तो उससे बेटर है तुम फोर्थ वाला चेक कर लो, फोर्थ वाले को तुम्हें मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। So E of mean x y, तो एक काम करो, पहले तुम ज्वाइंट निकाल लो एक्स वाई का, मतलब ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे अब इन दोनों को डील करना है, तो इन दोनों को डील करने के लिए आपको बस ये पता है तो काम इजी आसान हो जाएगा, और आपको पता है कि ये 3 वेरिएबल का पीडीएफ है, सो मतलब ज्वाइंट है 3 वेरिएबल का, सो मुझे 2 वेरिएबल का ज्वाइंट चाहिए अब एक्स वाई का, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके साथ, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, इस रीजन पे भी और इस रीजन पे भी, ठीक है। तो दोनों रीजन पे करो इंटीग्रेट, हाँ नहीं तुम समझे नहीं, रीजन अलग अलग है ना, तो जेड के रेस्पेक्ट में एक में जेड है तुम्हारा क्या 0 से y, और एक में जेड क्या है 0 से x, और कब, तो यहाँ पे तुम्हारा y लेस देन x है और यहाँ y तुम्हारा x से 2x है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा पीडीएफ इसका, एक में आएगा तुम्हारा y लेस देन x मोर देन 0, और एक में आएगा y मोर देन x लेस देन 2x और ये लेस देन 2, ठीक, इस तरीके से, और ये लेस देन 1 है, तो एक रीजन ये आएगा। अब z खत्म हो गया, तुम xy में लिमिट देख लो, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा y लेस देन x मोर देन 0 लेस देन 1, और यहाँ से तुम्हारा आएगा x लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, और ये मोर देन, यहाँ 0 नहीं, यहाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो है ना, लेस देन 1 तक तो वहाँ है, और कहाँ से स्टार्ट होगा ये x2, y लेस देन x था ना, यहाँ लेस देन, हाँ मोर देन x है, सर हमेशा 2 बार डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा,
नहीं नहीं, इंटीग्रेट एक बार ही करना जेड के रेस्पेक्ट में। यहाँ जेड की लिमिट क्या है 0 to y, यहाँ 0 to y में इंटीग्रेट करो, और यहाँ लिमिट क्या है 0 to x में इंटीग्रेट करो इसको, देखो क्या आता है। ग्राफ बनाना इसका हालांकि डिफिकल्ट है 3 वेरिएबल में, नहीं। यहाँ 1/2x और यहाँ में 1/2x। सर हमें समझ नहीं आया। आपको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे न्यूमरेटर में z की लिमिट क्या है, तुम जब z जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे उसी की लिमिट लोगे ना, तो न्यूमरेटर में z की लिमिट क्या है, z किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 0 से y। तो आप इसको इंटीग्रेट करो ना 0 से y में, सो मतलब 1/2xy dz 0 से y, ये देखो क्या आता है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा वो। अब दूसरे वाले में यहाँ z क्या है 0 से x, तो इसको इंटीग्रेट करो ना 0 से x में, सो लाइक 1/2x स्क्वायर, सो 1/2x स्क्वायर dz 0 से x, तो ये भी आई थिंक 1/2x, ये भी 1/2x, तो दोनों को मिक्स कर दो, मतलब हाँ अच्छा, मतलब एक ही तुम करे एक टर्म आ जाएगा, ओके। तो मतलब अब कुछ ऐसा आ जाएगा f of x y x, y इज 1/2x आ गया, ठीक है। अब मर्ज कर लो इसको, क्या 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, तो ये रीजन हो गया तुम्हारा। ना दोनों मिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों में 2x ही आ रहा है, सो यहां तक है तुम्हारे पास। तो ये आ गया भाई ज्वाइंट, ये तुम्हारा ज्वाइंट आ गया xy का, और जब xy का ज्वाइंट आ गया तो क्या ये निकाल पाओगे और ये निकाल पाओगे, तो अब तो मार्जिन भी निकाल सकते हो तुम, x का अलग y का अलग। ऊपर वाले में 0 लेस देन y लेस देन x लेस देन 1 है, और नीचे वाले में x लेस देन y, तो दोनों का अगर वो लिखेंगे तो यूनियन, दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन, यूनियन ना, मिला रहे हैं ना हम दोनों को, मतलब तुम यही कह रहे हो ना, इसको मैं ये कैसे लिख रहा हूं, कहाँ गया, इस चीज को ये लिख रहा हूं, इसी की बात कर रहे हो ना। हाँ वो इंटरवल क्या है वो, देखो जैसे fx बराबर ऐसा लिखा हुआ है 1/2 1/2, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, x a में हो चाहे b में हो, यही होगा वैल्यू, तो वही किया मैंने। देखो अब हाँ बताओ, तो यहाँ ठीक है, वहाँ y लेस देन x है, यहाँ पे मोर देन 0 है, यहाँ y मोर देन x लेस देन 2x है, तो दोनों का यूनियन ले लो। अब तो यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, यूनियन इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल आ गए ना, तो सिंगल 2x लिखेंगे और रीजन का यूनियन ले लो। ये अलग अलग करना था, अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे y जो था x से छोटा है और यहाँ y x से बड़ा है, यही कह रहे हो ना। यही कह रहा हूँ। हाँ ओके, तो अच्छा मैंने मिक्स कैसे किया फिर, यहाँ पे यहाँ y मोर देन x है, यहाँ y लेस देन x है, ओ सो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, नहीं फिर तो गड़बड़ है ना, यहाँ मैंने मिक्स कैसे किया, हाँ तो मुझे लगा सेम ही है ना, तो यहाँ पे देखो एक बार कैलकुलेशन करके, तो ये फंक्शन सेम है लेकिन तो y वहाँ x से छोटा है, यहाँ x से बड़ा है, दोनों मिक्स हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x वहाँ 1 तक है, यहाँ 1 से ज़्यादा है, 0 to 2x हो जाएगा ना। हाँ जैसे यहाँ y है 0 to x, यहाँ y है x to 2x, ठीक है, तो यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे होना चाहिए, 0 से 2x
एक्स पावर 1/4 ले लो, 0 से 1/4 और 1/4 से 1/2, तो उसका यूनियन लेंगे तो 0 से 1/2। ठीक है। तो आई थिंक हम क्या करें, यूनियन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन नहीं ले रहे, यूनियन ले रहे हैं। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम इंटरसेक्शन सोच रहे हो। यूनियन में क्या है, दोनों को मिक्स कर दो, तो मिक्स कर दो तो क्या होगा, देखो भाई एक बार फिर से क्लियर करो। सो 0 लेस देन x पहला वाला है, मतलब 0 लेस देन, मतलब y पहले 0 से x में है, दूसरे में y x टू y। इसका यूनियन क्या आएगा तुम अलग से देख लो। देखो यहाँ पे जैसे तुम्हारा जो समझ आ गया ना, जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन है 1/2x और यहाँ भी 1/2x। सो यहाँ y है 0 से x में और यहाँ y है x से 2x में। तो जब यूनियन लेंगे इसका ऊपर वाले तरीके से, तो ये हो गया 1/2x और दोनों का यूनियन लेंगे, दिस यूनियन दिस, तो मिक्स हो जाएगा। सो y मोर देन 0 लेस देन 2x हो गया, 0 से x, x से 2 है, दोनों में यूनियन ले लिया, तो इस तरीके से हो गया। तो इसमें इंटीग्रेट करके देखो 1 आएगा ना, अगर तुम इसको इंटीग्रेट करके देखो तो 1 आना चाहिए, अगर नहीं आता प्रॉब्लम है फिर। सर वो 0 to 1 0 to 1 ये 1, क्वेश्चन में अपना लिमिट 2 अच्छा तुम्हारे 2 लिख दिया क्या अपनी मर्जी से। यहाँ x लेस देन 1 है, अच्छा लेकिन 2x लेस देन 2 है ना, तो x तो लेस देन 1 ही है। अच्छा x तो 0 से 1 में ही होगा, सो x 0 से 1 में है एक्चुअली, और y की वैल्यू क्या है, y भी 0 से 1 में है। ठीक है, तो ये x 0 से 1 में है, y भी 0 से 1 में है एक्चुअली, मतलब इंडिविजुअली जो है x 0 से 1 में है और y, देखो यहाँ पे तुम देखोगे y की वैल्यू क्या है, so if you see individually, so यहाँ y भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, है ना, और x भी 0 से 1 के बीच में रहेगा यहाँ पे, और यहाँ x क्या हो रहा है, तो यहाँ 2x है इसलिए लेस देन 2 है, इसका मतलब x लेस देन 1 यहाँ भी है ना। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट y, y यहाँ x to 2x है तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी करके देखो, तो y x से 2x है और x 0 से 1 है, तो मतलब 0 से 2x यहाँ अलग अलग था, तो यहाँ y 0 से x है, यहाँ x से 2x है, तो मिक्स कर दिया, तो यहाँ y 0 से 2x, x 0 से 1, इस पे इंटीग्रेट करके देखो क्या आंसर आएगा। हाँ आप सही है ना, मेरा कहने मतलब, और ये ज्वाइंट पीडीएफ है, तो पीडीएफ की जो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है कि इंटीग्रेशन शुड बी 1, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ है कि नहीं है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या ये 1 आ रही है, चेक करो, तो आ जाएगी। अगर तुम पहले मैं dy लिखूंगा यहाँ पे, तो अब दूसरे वाले में अपने आप ही हुई है कहाँ आप लिया, ऊपर वाला, ना नीचे। नहीं नहीं ये वो मिस्टेक है, मुझसे लिखने में गलती हुई है, तो सेम सेम ही है। तो y की वैल्यू 0 से 2x और 0 से 1, आई थिंक 1 आ जाएगा, चेक कर लो, तो इसको 1/2x रखोगे, कैंसिल हो गया 1 का, ठीक है ओके है। तो अब फाइनली कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि वी हैव ज्वाइंट पीडीएफ दिस y लेस देन 2x एंड x बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि वो कंडीशन दिख रहा है x 0 से 1 में है, ठीक है। अब क्या यहाँ से आगे प्रोसीड, अब आपका 2 वेरिएबल क्वेश्चन हो गया, इसके लिए नाउ यू हैव क्वेश्चन ऑफ 2 वेरिएबल। तो वेरिएंस सोल्व करके आ जाए। सो यही चेक कर लो, इससे ही पता चल जाएगा ट्रू फॉल्स क्या है। तो यहाँ से ऐसा ही लग रहा है आपको ये यूनिफॉर्म 0, देखो आई कर देता हूँ मैं, आपको दिख रहा है y की वैल्यू क्या है, 0 से 2x में है ना, तो y इज यूनिफॉर्म 0 to x एंड x इज यूनिफॉर्म 0 1, मतलब गिवन x। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है मेरा कि इसको मैं आगे अगर प्रोसीड करूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको यहाँ से कि देखो ध्यान से इसको, सो y गिवन x इज इक्वल टू स्मॉल x इज यूनिफॉर्म 0 to x एंड x इज यूनिफॉर्म 0 1, जो x है वो यूनिफॉर्म 0 1 है। देखिए
हाँ है ना? इसका पीडीएफ क्या होगा 1/2x इंटू 1, ये कहना चाह रहा हूँ 1/2x इंटू, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस, f of x at x इंटू f of y given x, y given x, ये इस तरह से है, ऐसा है। 2 टाइम्स हो रहा है जी। ठीक है ना? हाँ, so f of xy is like this, इस तरीके से हो गया। तो अब आपको क्या पूछा है इसने, यहां से पूछा है वेरिएंस ऑफ y गिवन x, तो y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया मुझे, तो y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया, सो वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, इसका वेरिएंस क्या आता है जी, b माइनस ए होल स्क्वायर ना, बाई 12, सॉरी एक मिनट, हाँ, मतलब 12 का स्क्वायर नहीं, सो b माइनस ए होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर बाई 12, तो x स्क्वायर बाई कितना 3, इसकी जगह हाफ। और अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है कि y गिवन x इज इक्वल टू हाफ, तो आप x को हाफ रखो यहाँ पे, कितना आ गया 1/12, तो इसका मतलब ये ट्रू है ये भी, तो ऑप्शन इसमें फॉल्स पूछा था तो ये वाला फॉल्स होगा, सो दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, तो यही वाला जो फॉल्स है जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसको भी प्रूव किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, तुम्हें मिनिमम एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा, टोटल प्रॉपर्टी लगा लो इसमें। अच्छा मिनिमम एक्स वाई का, तो तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, वाई 0 से 2x में है, अच्छा सर मिनिमम ऑफ एक्स वाई का जो फॉर्मूला तो लगा के इसका फॉर्मूला सेपरेट कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं उससे भी, हाँ मिनिमम एक्स वाई का फॉर्मूला से भी ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला तब लगेगा जब आईआईडी होता है, जो ऑर्डर स्टैट्स के फॉर्मूले हैं वो सब आईआईडी रैंडम वेरिएबल के लिए है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसका सपोर्ट है ना एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर 5 टू द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अगर मिनिमम एक्स वाई को हम टी बोल दें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, निकल जाएगा उससे कंडीशनल से। सो मिनिमम एक्स वाई का क्या मतलब, अभी को हमारा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन हो गया कि इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो फॉल्स है। अगर इसको एक्सप्लिसिटली अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे ये देख सकते हैं हम लोग, कि अगर मुझे कभी मिनिमम एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन निकालना होता है तो एक तो वो फॉर्मूला है, तो वो ट्राई कर सकते हो 1/2 x प्लस वाई माइनस मिनिमम है ना, सो मॉड x माइनस वाई, ये ट्राई कर सकते हो। दूसरा अप्रोच है कि मैं मिन एक्स वाई में t ले लूं, फिर यहां से तुम अगर प्रोबेबिलिटी t मोर देन मान लो स्मॉल t, सो यहां से आ जाएगा तुम्हारा कितना मिन एक्स वाई है, मिनिमम मोर देन t है, इसका क्या मतलब हुआ कि बोथ मोर देन t, ये रहेगा मोर देन इसलिए क्योंकि मिनिमम था, मतलब यहां से आ गया, अभी इंडिपेंडेंट तो नहीं है तो उसके हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। सर रीजन में ही ब्रेक करके हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं इसको, फिर यहाँ से आपको कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू इंटीग्रेट, जो ज्वाइंट पीडीएफ है एक्स वाई का, यू कैन इंटीग्रेट टी से जहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी, टी से इन्फिनिटी, आपको देखना पड़ेगा कहाँ ब्रेक करना है, जैसे यहाँ पे जो रीजन है उसके हिसाब से है ना, ये ना 0 से 2x x to 1, तो उस हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका जो x है यहाँ पे वो तो y लेस देन 2x है ना, y लेस देन 2x, नहीं तो ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रेक करना हो तो उसमें कर लो, प्रोबेबिलिटी x मोर देन t इंटू प्रोबेबिलिटी y गिवन x,
अच्छा, लेकिन इसके लिए ये कर लो, तुम्हें वो करना पड़ेगा, PDF पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना तरीके से। एनीवे समाव या तो उससे करना पड़ेगा या इसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा ब्रेक करके, तो उससे ये वाला पार्ट आ सकता है मिनिमम XY वाला। नहीं तो मिनिमम का डेफिनेशन अगर यूज करें, डेफिनेशन क्या है मिनिमम का? मिनिमम XY का मतलब होता है कि ये X है अगर X छोटी है Y से, Y है अगर X मोर देन Y है। तो इससे काम कर सकते हैं ट्राई, ये है। तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी ये निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, फिर तुम टोटल प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दो। मिनिमम XY क्या है? X है अगर X लेस देन इक्वल टू Y है, और Y है जब X मोर देन Y है। जैसे कंडीशन जब इस तरह का आता है तो ये E1 ये E2 टाइप का हो गया, E1 E2 है। तो जैसे मैंने अभी बताया था ना, तो उसके हिसाब से जी अभी जो आपने जो लिखा वो कंडीशनल वाली उससे हो जाएगी। अभी जो लिखा था यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, तो ये तुम ट्राई कर सकते हो, लाइक प्रॉबिलिटी X मतलब Y मोर देन T गिवन X ना, तो Y गिवन X मोर देन T। मोर देन है तो 1 माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ ओके, तो हाँ मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन X का पता है तुम्हें, Y गिवन X पता है, तो उसका यूज कर सकते हो। हाँ उस तरह से कुछ प्रोडक्ट होता है ना, A इंटरसेक्शन B बराबर वो कर सकते हैं, टोटल प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, तो मुझे फिर समेशन भी तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, यहाँ तो मुझे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मुझे फिर यहाँ फिर वो करना पड़ेगा समेशन ना, यहाँ पे तो अभी रहेगा यही रहेगा X मोर देन T। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब X मोर देन T है तो Y मोर देन T होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो Y तो मोर देन 2x है ना, मतलब Y जो है 0 से 2x है, 0 से 2x है। तो 1 माइनस कर दो, कोई बात नहीं। तो जैसे ये तुम्हारा 1 माइनस टी आ जाएगा, और इनटू में यहाँ से अगर करोगे तो 1 माइनस इसको कर दो, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू t गिवन x मोर देन t, ठीक ना। और तरीका क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या है, वो कर सकते हैं फिर। तो इसका और अप्रोच क्या हो सकता है, दूसरा अप्रोच, जैसे ठीक है ना, आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी हम सोच रहे अगर मुझे पर्टिकुलरली चेक करना हो क्या आंसर आएगा, सो हाउ विल यू चेक? अच्छा, वही कंडीशन रख के कि जब x ग्रेटर देन y होगा या y ग्रेटर देन x होगा, फिर उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब वो एक्सपेक्टेशन वाला लगा देंगे। हाँ वो कर सकते हो, वही उससे आ जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन और टोटल प्रोबेबिलिटी ना, ये इस पे टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के, इसको मान लो ये इवेंट कैपिटल A है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2। तो दो पार्ट में ब्रेक करके मिनिमम का डेफिनेशन से करो, सो मिनिमम का डेफिनेशन से ब्रेक करना है इसको, है ना, उस तरीके से कर सकते हो।
उससे आ जाए। कोई ट्राई करके देखना क्या होता है, टाइम किल हो रहा है तो इसको तुम ट्राई करना। आंसर तो आ चुका है, तो इसका आंसर एक्चुअली ठीक है ना। तो हमने मेनली क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में ये दिखा दिया कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए सी गलत है। लेकिन थोड़ा भी टास्क बचता है कि लाइक हाउ टू एक्सप्लिसिटली फाइंड द वैल्यू। तो ट्राई करना, कई सारे अप्रोच है लेकिन करके देखना पड़ेगा आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर ट्राई करके देखना, तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन भी होगा, अभी ईयर वाइज डिस्कशन तो होना ही है। हाँ नेक्स्ट बताओ। 84 84 हाँ ये 84 एक्चुअली ना, बताओ भाई। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, क्योंकि ये जो u चल रहा है ना, उसके अंदर इंडेक्स k है और k खुद ये है, मतलब k खुद रैंडम वेरिएबल है। और k को 0 होने पे है ना u 0 हो चुका है। सब फंक्शन ही सही में समझ नहीं आया। ये क्या कोई नंबर है? k एक्चुअली रैंडम वेरिएबल है x1 to x5। तो सपोर्ट क्या है k का, ऐसे तो 0 से 5 हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या ट्रिक है। सो ये इसमें तथागत ने किया था एक बार। कोई दूसरा अप्रोच मिला भाई तुम्हें? एक तो यूनिफॉर्म हमने ले लिया था इसको, तो क्या ले सकते हैं? हाँ इसको पीडीएफ के तौर पे उपयोग करें तो फिर गिवन वाले से पास कर। हाँ, लेकिन उससे आंसर एक्चुअली नहीं आता है। देखो यहाँ पे तो ठीक है, मतलब k का अगर तुम ऐसे देखो तो ओके है, k का सपोर्ट 0 1 2 अप टू 5 तक हो सकता है, और k 0 है उसके लिए u 0 कर दिया उसने, और k अगर 1 to 5 है तो u की वैल्यू ये तुम्हारे पास है। तो एक तो अप्रोच है बहुत लेंदी सा कि लाइक तुम देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कई लोग ये सोचते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल k कॉमा वो होगा, लेकिन वो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली क्योंकि u 0 भी है ना, मतलब u का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा नहीं बोल सकते। से हो गया था, मतलब u given k follows binomial k, 1/2। हाँ उसकी expectation of u equal to expectation of u given k लेंगे। हाँ मैं तो समझा, लेकिन उससे एक्चुअली क्या होगा, तुम ये लगा दो ठीक है सर, k को रैंडम वेरिएबल लेंगे ना। हाँ k जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो k/2 हो जाएगा। फिर तो एक्सपेक्टेशन u गिवन k कैसे निकाल रहे हो तुम? सर बाइनोमियल k 1/2 हो जाएगा ना, तो मतलब कैसे, तुम्हें कैसे बताओ? ये तो ये है, 0 भी तो है यहाँ पे, यही तो नहीं होगा ना। एक्चुअली तुम्हें क्या लग रहा है, ये तुम जो कह रहे हो वो तब होता जब ऐसा लिखा होता x1 x2 xk,
डायरेक्टली सिर्फ इतना होता तब तुम बोलते कि u गिवन k इज इक्वल टू स्मॉल k, मान लो कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल k इज बाइनोमियल, जो भी है ना इसका कितना होगा k कॉमा x1 x2 xn क्या होता है ईच xi क्या है, अच्छा xi खुद xi तो खुद बाइनोमियल 1,1/2 है, तो यहाँ तुम ये कहना चाह रहे होगे कि तुम्हारा k 1/2 हो जाएगा ये ना। यस सो ईच एक्स, लेकिन ये ऐसा होता तब ऐसा होता है एक्चुअली, ये जब डायरेक्टली ऐसा नहीं है। यहाँ पे u एक बार 0 है जब k 0 है, और u अगर k 0 नहीं है तो ऐसा है। अगर ये सिर्फ इतना दिया होगा ना तब ऐसा होगा। तो एक और कंडीशन आई थिंक था, क्या था कंडीशनल, कुछ हाइपर ज्योमेट्री से कुछ लोग कह रहे थे ऐसा हो जाएगा। जैसे एक था ना कंडीशन कि एक्स वाई बाइनोमियल है, तो एक्स गिवन एक्स वाई मतलब एक्स है बाइनोमियल, उससे एक्स गिवन एक्स प्लस वाई क्या होगा एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, हाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है हाइपर ज्योमेट्रिक। यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें हैं, एक तो u जो है ना तुम्हारा डायरेक्टली x1 से xk तक नहीं है ना, ये डायरेक्टली ये नहीं, अगर u डायरेक्टली होता तो इजीली हो जाता, तो उस केस में तुम इसको कर देते u गिवन k, मतलब वो सही है। यहाँ पे एक्चुअली ये m ही है, तो देखो देखो जैसे अब इसका e ऑफ, क्योंकि वो गिवन है ना, तुम ये कह रहे हो जैसे e ऑफ लगाया हमने, तो इसका आंसर आया, यहाँ पे भी क्या आया था मेरे पास, ये आएगा k²/5। हाँ ये आया k²/5 अभी जैसे निकाला था। अब k आपका फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 5,5। ओके सो 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ k आ जाएगा 5/4 प्लस 25/4 30/4। सो ये हो गया। अच्छा तो फाइनली यहाँ से ये तुम्हारा आ गया ना, ओके सो यहाँ से आ गया 1/5 और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ k प्लस e ऑफ k स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1, अब वेरिएंस द npq, तो 5 इंटू 5/4 1/2 और e के 15/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से 1/5 5/4 प्लस 25/4 कितना 30/4, तो 1/5 इंटू 30/4 5 6 30 6/4 3/2 ओके, तो 1.5 अब आ गया फाइनली है ना। सो ये एक्चुअली लॉजिक है, यहाँ यूज क्या हुआ ये ठीक है, मतलब तो ये हाइपर ज्योमेट्री वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, एक्चुअली बीच में कई सारी गलतियां किया हमने। सो एनीवे तो देखो x है बाइनोमियल, यहाँ पे बाइनोमियल एमपी बाइनोमियल एनपी, ठीक है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो एक्चुअली एट द एंड क्या है, k गिवन होगा ना, यहाँ पे गिवन k होगा है ना। सो उससे एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन k के टर्म में आया था, हमें जब इसका डबल एक्सपेक्टेशन लगाना पड़ेगा ना वहां पे, तो यहाँ पे एक्चुअली जो था इसको क्वेश्चन कहाँ गया, इसको अभी क्लियर करो। तो सर वो फॉर्मूला जो है ना वो पूरा लिखा दीजिए ना। हाँ रुको एक मिनट, यहाँ से जब तुम u का लिख रहे हो तो क्या होता है, वो मैं अभी फाइंड जो कर रहा था वो सिर्फ ये e ऑफ u गिवन k ना, तो अभी जो मैं सिर्फ ये फाइंड कर रहा था शुरू में, ये k के टर्म में आया था, उसका एक्सपेक्टेशन लगाना होगा ना। तो ये जो क्वांटिटी है, तो ये जो क्वांटिटी में लिखा हूँ उसे बाहर वाला है, तो इसका एक्सपेक्टेशन अभी बाकी है ना, ये चीज है एक्चुअली डबल ये ना e ऑफ u गिवन k, यही है ना, ये तुम्हारा u है, ये गिवन k है, इस तरीके से। सो यहाँ से हाइपर ज्योमेट्रिक हो गया, ये हाइपर ज्योमेट्रिक का एक्सपेक्टेशन, ये हाइपर ज्योमेट्रिक का एक्सपेक्टेशन 5k, k, तो ये होता है स्मॉल n, जो हाइपर ज्योमेट्रिक में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, तो इसका जो मीन आता है, इस वाले का जो मीन आता है ये होगा स्मॉल n कैपिटल M अपॉन कैपिटल M। तो ये मैं यूज करना चाह रहा हूँ,
तो एक तो ये यूज किया, एक ये यूज किया, तो ये तुम्हारा कैपिटल एन स्मॉल एन, तो उस तरीके से आ गया k इंटू के बाई 5, है ना। तो यहां से तुम्हारा आंसर आ गया। सब फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला जो पिछला पूछ रहा था तुमको? नहीं, यही वाला पूरा फॉर्मूला से पूरा संबंधित है। अच्छा देखो एक मिनट, पहले तो कहाँ गया क्वेश्चन, शुरू में जो मैं कर रहा था क्योंकि ये पार्ट्स में है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यूज है एक्चुअली जब k की वैल्यू 1 to 5 है तो उस केस में ये है हमारे पास x1 to xk, तो इसको हमने पुट किया ना, एक्सपेक्टेशन u क्या है तुम्हारा x1 से लेके xk तक, तो यहाँ k खुद है इंडेक्स है, और यहाँ भी एक्चुअली x1 to x5 बराबर k। फॉर्मूला क्या यूज हुआ, देखो ये x1 से xk तक है, तो इसको ब्रेक करोगे तो ये एक्चुअली k तुम्हारा इसी बीच का कोई नंबर है 1 से 5 तक का, तो क्योंकि ये जीरो अलग करके ना क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया एक्चुअली। सो यहाँ पे क्या है कि x1 से xk तक और एक्स्ट्रा जो है xk प्लस 1 से लेके x5 तक, यूं समझो। तो एक इसको अलग लिया, इसको अलग कंसिडर किया हमने। तो ये आपका जो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ ये कैपिटल X है। सो दिस इज लाइक E ऑफ कैपिटल X गिवन X प्लस वाई, इस तरीके से है। तुम किस फॉर्मूले की बात करो बताना, ये वाला ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ये थ्योरम हमने जब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में डिस्कस कर रहे थे उस टाइम हमने ये हाइपर ज्योमेट्रिक वाला थ्योरम बताया था कि लाइक x बाइनोमियल mp है, y बाइनोमियल np है, तो x गिवन x प्लस वाई हाइपर ज्योमेट्रिक m प्लस n, x प्लस वाई और m फॉलो करेगा, जो पहले है उसका m फॉलो करेगा, ठीक है ना। सो ये यूज किया। अब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस फॉर्म का है तो इसका मीन ये होता है, तो वो यूज किया मैंने यहाँ पे, देखो अब। सो अब इसका जो तुम मीन यूज करोगे ई ऑफ, अब ये क्वांटिटी तुम्हें यहाँ से मिल रही है। सो ये है बाइनोमियल पहला वाला जो ये क्वांटिटी है, दिस इज बाइनोमियल k कॉमा हाफ। अब ये k कॉमा हाफ, और ये वाला जो है बाइनोमियल 5 माइनस k कॉमा हाफ, ठीक। सो 5 माइनस k कॉमा हाफ ये हो गया। अब तुम्हारे पे ये थ्योरम लगाओ, तो ये थ्योरम लगाओगे, इसका मीन यहाँ से आ जा रहा है k स्क्वायर बाई 5। कैसे आ रहा है, तो इस फॉर्मूले से। तो यहाँ जो तुम्हारा m है ना, x जो बाइनोमियल m है वो मेरा x वहाँ पे k कॉमा हाफ है, और y जो यहाँ तुम्हारा है वो है y 5 माइनस k कॉमा हाफ है। अब एक बार चेक कर लो आप लोग, तो ये है मेरे पास, ठीक है ना। तो x गिवन x प्लस वाई मेरा यहाँ फॉलो करेगा हाइपर ज्योमेट्रिक। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ क्या कर रहा था मैं, m प्लस एन, m प्लस एन इज 5, x प्लस वाई की गिवन वैल्यू, तो x प्लस वाई की यहाँ जो गिवन वैल्यू है वो k ही है, ये x ये y, ऐसे नाम दे रहा हूँ, x y नाम दे रहा हूँ मैं, तो k ही है एक्चुअली। सो ये वाला k ही है, एंड देन अगला क्या है यहाँ पे m मतलब पहले वाले में ये m ये जो है तो खुद k है, तो ये हो गया हाइपर ज्योमेट्रिक 5kk। अब 5kk का मीन निकालो किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से n कैपिटल M बाई n कैपिटल M बाई स्मॉल कैपिटल n, इस फॉर्मूले देखो इसमें फिट करो, ये वाली चीज यहाँ है उसे फिट करो, तो क्या आ जाएगी, ये आ गई तुम्हारी k स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ से तुम 1/5 बाहर, e ऑफ k स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ k प्लस e ऑफ k का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/5 और वेरिएंस ऑफ k, तो वेरिएंस ऑफ k क्या होगा बताया था, np क्यू 5/4, ये 25/4, तो 30/4 हो गया, तो कट के यहाँ से फाइनली ये 6/4 आया, मतलब 3/2, मतलब 1.5 आया। अब ठीक है, मतलब ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया, बताओ भाई जिनको
हाँ जी राजा, क्लियर है? क्या पूछ रहे थे आप? पहले समझ नहीं आता जो x1 से x5 में जो आपने जो डिवीजन किया था x1 से xk तक, फिर xk से x5 तक, वही समझ में नहीं आता। अब समझ आ गया? हाँ, ये डिवीजन किया, यस यस, xk तक और xk प्लस 1 से x5 तक, यस रैंडम रेडी में तुम तो तक एक रैंडम अप टू हां यस यस, ठीक है, अब ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम है खत्म हो गया, टाइम निकल गया। अच्छा अभी आगे डाउट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसमें काफी टाइम चला गया है। ये क्वेश्चन हालांकि अच्छा था, तो अच्छा वही ऐसे लास्ट ही था अभी, मतलब ये बाकी करके आना। तुम लोग देखो, जिन लोगों ने नहीं किया है, जो भी असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भी भेजे हैं, आप उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में भी डाउट क्लास ही होगी, तो आपने पहले से अपने पढ़ ही रखा है ना, तो आप सीधा क्वेश्चन करना शुरू करो, जो डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा है ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, सो नेक्स्ट क्लास में भी डाउट क्लास ही है। कल तो मैथमेटिक्स पोर्शन की क्लास है, तो परसों इसमें हम जो और भी 4-5 असाइनमेंट जो भेजे हैं मैंने मल्टीवेरिएट वाले, उसको सॉल्व करो, डाउट नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। चलो अभी के लिए ठीक है फिर, थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू।